So कंट्रोल ऑफ कंटामिनेशन हैजार्ड। नाउ अब हम इस चीज पे फोकस करेंगे कि हमें जो इंटरनल रेडिएशन हैजार्ड जो है उसको कैसे कंट्रोल करना है। उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम कंटामिनेशन का कंट्रोल है, इसलिए हम हमेशा एम्फेसाइज करते हैं प्लीज 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 डोंट डू कंटामिनेशन। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और यदि अपने कंटामिनेशन को कंट्रोल कर लिया तो रेडिएशन हैजार्ड को बहुत लेवल तक आप कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, so let's go. What is the basic principle for this? Basic principle. As with external radiation, the consideration in the control of radioactive contamination hazard is to ensure that doses are as low as reasonably achievable and the relevant dose limits are not exceeded. जैसे हमने एक्सटर्नल रेडिएशन हजार्ड पे ये सारी चीजें एम्फेसाइज करी थी कि सिर्फ हमें डोज को ही रेलिवेंट डोज लिमिट उसको एक्सीड नहीं करना है, सिर्फ हमें हमें ये भी ध्यान रखना है कि जितना कम से कम कर सकते हैं डोज, वही एज लो एज रीजनेबली अचीवेबल एलारा कॉन्सेप्ट यूज करना है। सिम हाउएवर द बेसिक अप्रोच टू कंट्रोलिंग एक्सपोजर्स आर क्वाइट डिफरेंट। दोनों ही केस में तो यही है, एक्सटर्नल और इंटरनल हजार्ड में हमें डोज लिमिट को एक्सीड नहीं करना है और जितना और एलारा कॉन्सेप्ट यूज करना है, करेक्ट। लेकिन कैसे कंट्रोल करना है, बेसिक अप्रोच टू कंट्रोलिंग एक्सपोजर्स आर क्वाइट डिफरेंट इन केस ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल हैजार्ड में। In the case of external radiation, the dose rate in working area can be easily measured, right? वो वहां पे हमारे पास क्या था, पॉकेट डोसीमीटर था, टीएलडी बैचेस थे, ओएसए डोसीमीटर था हमारे पास। हमने क्या किया, एरिया को डिजिग्नेट कर दिया था और वहां पे मॉनिटर्स लगा दिए थे, डिजिटल एरिया मॉनिटर लगा दिए थे, ताकि हमें ये पता चलता है कि उस एरिया में यदि हम मूव करेंगे तो कितना रेडिएशन डोज लग सकता है। या हमने डोज एरिया को क्लासिफाई भी किया था ना, सुपरवाइज्ड एरिया, अनसुपरवाइज्ड एरिया, कंट्रोल्ड एरिया, और हर में एक्सपोजर का वैल्यू हमें पता था कि ये वैल्यूज इतना से ज़्यादा एक्सीड करेगा, तो हमने नाम दिया था ये पर्टिकुलर एरिया। तो लोगों को इससे यदि हमने रेगुलरली मॉनिटर करके उस स्टैंडर्ड को मेंटेन रखा है कि जो भी डोज हमने डिफाइन किया था उतना ही वहां पे लगता है, तो हम एक रफ आइडिया लगा सकते थे कि उस एरिया में यदि कोई काम कर रहा है तो उसको कितना डोज लगेगा। सो वो अलग अलग हमारे तरीके थे वहां पे करने के, लेकिन यहाँ पे अप्रोच डिफरेंट हो गया। वहां पे इजी था मेजर करना, and dose received by worker can be continuously monitored and controlled using the personal dosimeter जो हम लोगों ने डिस्कस की थी। where there is significant radioactive contamination, however there is much greater uncertainty both in the level of radioactivity on surface and in the air in workplace, and particularly in the quantities likely to be by a worker। मतलब जो इनहेल करेगा वो, उसको एस्टिमेट करना कितना वो इनहेल करेगा। एयर में यदि मान लो कि हम ये सैंपल भी कर रहे हैं कि इतना कंटेंट होगा, वो भी एस्टिमेशंस चैलेंजिंग है। और रेडियो एक्टिव सरफेस पे कितना रेडियो एक्टिविटी है वो भी करना चैलेंजिंग है। क्यों है, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो कि यहाँ पे सरफेस पे कंटामिनेशन हो गया, एंड इफ आई वांट टू जस्ट मेजर इट आउट, आई हैव गॉट द टू मेथड, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। कैसे भी करो, यदि मान लो कि तुम डायरेक्ट आकर के मेजर कर रहे हो, यहाँ पे कंटामिनेशन मॉनिटर लेकर के आया, तो कंटामिनेशन मॉनिटर जो है उसको ऑन किया और यहाँ पे सरफेस के बिल्कुल क्लोज पे लेकर के गया। जब क्लोज लेकर के गया तो जो भी डोज आया आपके पास वो भी एक्यूरेट नहीं है, राइट। वो आगे यदि अभी नहीं क्लियर है, इतना समझ लो कि उसमें भी अनसर्टेनिटी है।
क्यों? क्योंकि मान लो कि ये एरिया यदि इतना एरिया में है और आपने यहाँ पे मॉनिटर रखा, यदि वो पूरा का पूरा एरिया इनक्लोज हुआ तो फिर भी दे सकता है डोज, लेकिन बाकी चीजें यदि सारे के सारे डिटेक्ट नहीं हो रहे हैं तो वैसे भी वो एक्यूरेट नहीं बताएगा। कुछ तो बाहर गया, बहुत बड़े एरिया में स्पिलेज है, करेक्ट, तो वो तो सर जगह जगह पे दूसरे का भी वेरी लेगा, करता है। दूसरे एरिया का भी लेगा ना। हाँ, वो वेरी करता है सर, इधर से बैकग्राउंड रेडिएशन होगा तो उसको भी बैकग्राउंड सेंस रेडिएशन। करेगा। हाँ। तो एस्टिमेशन एक्यूरेट संभव नहीं है। दूसरा, आप दूसरा क्या कर सकती हो, आप ये कर सकती हो कि उसको वाइप टेस्ट करो। तो वाइप टेस्ट एक ड्राई कर सकती हो और वेट करोगी। वेट और ड्राई बोथ केसेस में जो होगा वो भी चीजें डिफरेंट आएंगी, वहां पर भी एक्यूरेट एस्टिमेशन संभव नहीं है। ओके, वेट और ड्राई में क्यों नहीं संभव है? क्योंकि फिर उसके बाद तुम स्वाइप टेस्ट जो लोगी वेल काउंटर पे जाके, तो उसका कैलिब्रेशन क्या है, वो कितना एक्यूरेट है, वो भी चीज पता करना मुश्किल है। सो एक्यूरेट एस्टिमेशंस मुश्किल है। सरफेस का भी कंटामिनेशंस पता करना, कितना भी वाइप करो सर सरफेस पे तो फिर भी कुछ बचा रहेगा। तो एक्यूरेट तो नहीं है। करेक्ट। तो ये, और बाकी आपने देखा कि जो इंटरनल हजार्ड भी जो कैलकुलेट कर रहे हो वहां भी एस्टिमेशन परफेक्ट नहीं है। इसलिए तो हमने मॉडल बनाया कि एक रफ आइडिया तो कम से कम मिल जाए मुझे, राइट? ओके, इसलिए therefore approach must be to avoid contamination of working areas wherever possible and clean up any release that do occur। और दूसरा काम, जैसे कंटामिनेशन हो इमीडिएट उसको अटेंशन लेकर के उसको क्लीन करना चाहिए। पहले तो करना नहीं है, हर उपाय करना है कि कंटामिनेशन ना हो। यदि गलती से हो भी गया तो इट शुड बी immediate attention has to be given and it has to be cleaned। Nevertheless, in many radioactive facilities, there will be a situation where some exposure to contamination is unavoidable। जैसे हमारे यहाँ unavoidable है, क्यों? इंजेक्शन दे रहा हो, कुछ ना स्पिलेज हो ही जाएगा, इधर से उधर कुछ ना कुछ ड्रॉप गिरेगा ही गिरेगा। ल्यूटिशियम प्रिपरेशन कर रहे हो, कुछ ना कुछ तो होना ही होना है। शुरू में नए बच्चे आ रहे हैं, वो आएंगे, जो जो भी पहली बार सीखेगा कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा ही करेगा, तो वो तुझसे तो हमें हर बार झेलना है नहीं। So, where some exposure to contamination is unavoidable, for example, when it is necessary to break into contaminated equipment for repairs or maintenance, जैसे मेंटेनेंस होता है साइक्लोट्रॉन का, वो लोग भी कंटामिनेशन स्प्रेड करते हैं। समझे? क्योंकि वो साइक्लोट्रॉन में वो हो रहा है, निकाल रहे हैं, उसको क्लीन कर रहे हैं, तो ऑलरेडी वो कंटामिनेटेड है, तो वो लोग भी। In such situations, the approach is to protect the worker by means of appropriate clothing and respiratory protections। उनको खुद को प्रोटेक्ट करो एप्रोप्रिएट क्लॉथिंग से और बाई रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन। मतलब उनको रेस्पिरेटर दे दो, ताकि जैसे वैसे ही जैसे हम लोग मास्क लगा लेते हैं तो कुछ चीजें तो बच ही जाती है ना, थोड़ा ही सही। गुड। The following hierarchy should be applied in controlling the radioactive contamination hazard। क्या? Eliminate the use of radioactive material if possible। मतलब आप रेडियोएक्टिव मटेरियल यूज ही मत करिए जब तक उसकी जरूरत ना हो। पहला तो प्रिंसिपल यही है। मिनिमाइज एज फार एज पॉसिबल द अमाउंट ऑफ एक्टिविटी बीइंग हैंडल्ड। मतलब जितना कम से कम एक्टिविटी से काम चल सकता है वो उतना ही हैंडल करने की जरूरत है, उससे ज्यादा हैंडल करने की जरूरत। Contain radioactive material normally at least 2 levels of containment are provided। मतलब उसको कंटेन करना, एटलीस्ट 2 लेवल ऑफ कंटेनमेंट होना चाहिए। जैसे मान लो एक बार वायल में बंद है तो ट्रे में रखा हुआ है, वहां से गिरा तो ट्रे में ही जाके सिमट के रह जाए। और सर सिरिंज में है और लेड पोर्ट में है तो सर वो टू लेवल कंटेनमेंट है। सही है भाई। राइट। फोर्थ,
Clean up contamination as soon as it occurs and carry out contamination monitoring to ensure that required level of decontamination has been achieved. Correct. 5. Follow procedure which detail the specified control measures. मतलब वो प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए जो विच डिटेल द स्पेसिफाइड कंट्रोल मेजर, मतलब बेसिकली कि एक एक स्टेप मेटिकुलसली आपको करने हैं, राइट। उसको कंट्रोल करने के लिए जो भी चीज जो जैसे मान लो कि क्लीन अप करना है, जितनी चीजें जो अभी अभी हमने डिस्कस करी, राइट। डबल कंटेनमेंट होना चाहिए, जितना मिनिमम से मिनिमम होना चाहिए, तो जो भी गाइडलाइन आपने बनाया है उसको मेटिकुलसली फॉलो करना बेसिकली। यूज एप्रोप्रिएट पर्सनल प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग, जैसे एप्रन पहनना चाहिए, राइट। एंड इक्विपमेंट, जो भी इक्विपमेंट आप यूज कर, जैसे लॉन्ग हैंडल टूल्स आपको यूज करना है तो आपको यूज करना चाहिए। रेस्पिरेटर जहाँ पे ज़रूरत है, आपको लगता है कि भाई यहाँ पे हम इनहेल कर सकते हैं, तो दैट शुड बी वियर्ड और उसको यूज करना चाहिए। इंक्लूडिंग करेक्ट ड्रेसिंग एंड अनड्रेसिंग प्रोटोकॉल एंड वॉशिंग एंड मॉनिटरिंग फैसिलिटीज। ओके, मतलब कैसे ड्रेसिंग और अनड्रेसिंग, मतलब मान लो कि ग्लोव्स कैसे पहनना है और कैसे उतारना है, वो भी चीज़ पता होना चाहिए ताकि कंटामिनेशंस ना हो। ओके, कैसे एप्रन पहनना है और कैसे एप्रन उतारना है उस समय पे, यदि मान लो कंटामिनेशन हो गया है तो कैसे करना है, वो सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। कहाँ पे उतार के रखना है, समथिंग लाइक दैट। वॉशिंग कब करनी है, जो कंटेमिनेट हो गया उसकी मॉनिटरिंग कैसे करनी है, ये सब सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। अरे वाह, दिखा दिया, यहीं पे था, तो मैंने कुछ छोड़ा नहीं है इसका मतलब उसमें से, उनको गलत याद था। ओके, figure 9.3 illustrates a typical containment system which might be applied in relatively simple case of radiochemistry laboratory. The four levels of containment are the bottle containing the liquid, the splash tray, fume hood, and finally the barrier at the entrance of the laboratory. मतलब देखो यहाँ पे ये तो आ गया, ये हो गया ये तो बॉटल में एक्टिविटी है, एक लेवल का कंटेनमेंट। ये स्प्लैश ट्रे है, तीसरा फ्यूम हुड के अंदर है, और चौथा ये बैरियर। फोर लेवल का कंटेनमेंट आ गया, तो आपको कंटेन करना है रेडियो एक्टिविटी में। Area classification. As with external radiation hazard, routine control of contamination is by means of system of area classifications. Table shows 9.3 shows the basis on which area should be classified. नॉन डेजिग्नेटेड, नॉन एक्टिव एरिया, मतलब यहाँ पे हम एक्टिविटी हैंडल नहीं कर रहे हैं या बहुत कम है। नेग्लिजिबल पोटेंशियल फॉर रेडियो एक्टिव कंटामिनेशन, वो एरिया जहाँ पे रेडियो एक्टिव कंटामिनेशन होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। सुपरवाइज्ड एरिया, जहाँ पे लो पोटेंशियल फॉर कंटामिनेशन बट नीड टू कीप अंडर रिव्यू। बोला कि लो पोटेंशियल है कंटामिनेशन का, लेकिन वॉच रखना जरूरी है। ओके, तो उस एरिया को हमने बोला सुपरवाइज्ड कंटामिनेशन एरिया। तीसरा बोला कंट्रोल्ड कंटामिनेशन में क्या है, कंटामिनेटेड टू ग्रेटर और लेसर एक्सटेंट एंड रिक्वायरिंग अप्रोप्रिएट प्रिकॉशंस एंड प्रोटेक्शंस मेजर। मतलब यहाँ पे चांसेस है कम या ज़्यादा कंटामिनेशन हो सकता है। पहले ज़्यादा की बात करी, ज़्यादा या कम हो सकता है कंटामिनेशन होने की प्रोबेबिलिटी है, एंड रिक्वायरिंग अप्रोप्रिएट प्रिकॉशंस, इसलिए प्रिकॉशंस रखना ज़रूरी है वो वहाँ पे। एंड यदि मान लो कि हो गया या कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, वो सारी फैसिलिटी होना चाहिए। तो इस एरिया में आएगा कंट्रोल कंटामिनेशन एरिया में, कि जहाँ पे ज़्यादा या कम होने की संभावना है, राइट। और सुपरवाइज में लो पोटेंशियल से हो सकती है, लेकिन वॉच रखना जरूरी है। और यहाँ पे नेग्लिजिबल पोटेंशियल है रेडियोएक्टिव कंटामिनेशन।
बढ़िया। As can be seen, supervised area are those areas में ये तो छोड़ देते हैं, ठीक है। Uh, it's not normally expected, but occurs as a result of some failure in equipment or procedures. जैसे मान लो किसी को इंजेक्शन देने के पहले वो टेस्ट करना था, वो नहीं किया, वो ब्लॉकेज था, पुश किया, उसके ही सर पे स्प्लैश हो गया, उसका ही फेस कंटामिनेट हो गया। ये इसके एग्जाम्पल है। क्या फॉल्ट हुआ? फेलियर इक्विपमेंट और प्रोसीजर, उस जो प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए था वो नहीं किया, तो हुआ कंटामिनेशन। They provide a useful buffer zone between the controlled area in which contamination is likely to be present to a greater or lesser extent and the non-designated area के बीच का है ये एरिया, सुपरवाइज्ड एरिया। क्योंकि कंट्रोल्ड एरिया में तो ज़्यादा चांसेस है होने के कंटामिनेशन, ज़्यादा या कम है ही, वहाँ पे प्रोटेक्शन रखनी। और अनडिजिग्नेटेड एरिया में क्या था, वो तो नेग्लिजिबल था ही, तो ये बीच बीच का है ना, ये सुपरवाइज्ड एरिया, तो उसी को बोल रहा है इट इज दे प्रोवाइड एज ए बफर जोन बिटवीन दीज टू। Within a controlled area, there could be areas where contamination hazard is very high and where additional controls are imposed. The essential point is that the system should be designed to provide a safe but practical system of working in particular radiological conditions. Whenever possible, contamination should be cleaned up as soon as it occurs. This prevents further spread that could make the eventual decontaminations more difficult and lead to unnecessarily additional radiation costs. राइट, क्योंकि यदि वो स्प्रेड हो गया तो फिर वो डिकंटामिनेट करना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, पता चलेगा कि हम कंटामिनेट किए, यहाँ भी आ गया, उधर भी गया, उधर भी, अब करो कहाँ कहाँ के डिकंटामिनेट करना। सही है ना। Area classification. Regular surveys should be made in supervised and control areas and in the